देखिए सर, एसएचई का एक नाम एनएचई भी ये बोल दिया था, ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। एक कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है जो, तो इस इलेक्ट्रोड को मेंटेन करके रख पाना किसी भी लैब के लिए बहुत मुश्किल और महंगा खेल होता है। तो इससे वो सेकेंडरी वाले को स्टैंडर्डाइज कर लेता है। सेकेंडरी वाले को मेंटेन कर पाना कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, इजी होता है, तो ज्यादातर सेकेंडरी वाला चलता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब एसएचई की कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपके पेपर में नहीं आएगी, फिर भी छोटी सी बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अभी आपने देखे नीट में, पूरा चैप्टर छोड़ के वो क्या पूछ रहा है, एक प्लेटिनम वायर को ग्लास में सील कर दिया, थोड़ा एंड ऊपर रहने दिया, थोड़ा एंड नीचे, फिर इस एंड पर प्लेटिनम फॉयल वेल्ड कर दी, और उस प्लेटिनम फॉयल के सरफेस पर पाउडर्ड प्लेटिनम चिपका दिया। क्या चिपका दिया? पाउडर्ड प्लेटिनम। तो आईआईटी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, इन एसएचई द प्लेटिनम फॉयल इज कोटेड विद फाइनली पाउडर्ड प्लेटिनम ब्लैक, वाई टू इंक्रीज द। अब ये कैसे है कि पाउडर्ड ब्लैक लगने से सरफेस एरिया कैसे बढ़ सकता है? ये बोर्ड मान लो 1 मिनट के लिए व्हाइट माइका का बना हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया वो जहां मेरा हाथ कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ से। बाजार में माइका की व्हाइट कलर की बॉल्स भी मिल रही हैं, तो मैं बाजार से खूब सारी एक्सरसाइज की माइका की बॉल्स ले आया। ये वाली माइका और बॉल की माइका का ब्रांड सेम है। कोई कह रहा है इसका जरा सरफेस एरिया बढ़ाओ, तो मैंने बॉल उठाई, उस पर एक ड्रॉप फेविक्विक टपकाया, और वो बॉल, और वो यहीं पे पूरा बोर्ड इस तरह से मैंने बॉल्स से भर दिया, पूरा बोर्ड। अब सरफेस एरिया इमेजिन करो, जहां पे फेविक्विक है वहां पे माइका मान लो खराब हो गई, और जैसे उसने इसको छुआ तो यहां से भी खराब हो गई, लेकिन इतना सा स्पॉट खराब हुआ और इतना सारा माइका का सरफेस बढ़ गया है नहीं। तो जितना ज्यादा मैं इसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड बॉल्स चिपका दूंगा, उतना माइका का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा या नहीं? फंडा समझ गए? सरफेस एरिया क्यों बढ़ाया? जिससे उसके सरफेस पे होने वाली रिएक्शन, अरे ये लोहा है, लोहा लोहा, सर कहाँ है, तो प्लास्टिक है। ये लोहे की शीट है, रस्ट खा रही है। हमने कहा रस्टिंग थोड़ा फास्ट करो, ज्यादा करो, तो क्या करूं, पीट पीट के इसको, मेलिएबल है ना, प्लास्टिक मेटल है, तो इतना बड़ा कर दिया। अब रस्टिंग ज्यादा होगी ना, सरफेस एरिया बढ़ गया, सारे पे रस्ट ज्यादा लग रहा होगा। बात पकड़ में आ गई? तो रस्टिंग कैसा फिनोमेना? सरफेस फिनोमेना। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से सरफेस फिनोमेनास, तो इलेक्ट्रोड फिनोमेनास जो है, इलेक्ट्रोड के भी सरफेस पे रिएक्शन हो रही होती है, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस और चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसलिए सरफेस फिनोमेना। कोटेड विद फाइनली पाउडर्ड टेस्ट ट्यूब, तो सबने देखी है, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके बॉटम में एक ब्रिक सा छेद किया और उल्टा करके इसको पहना दिया, ये सिनेरियो बन गया। क्या इमेजिन कर लिया? अब हमने इस टेस्ट ट्यूब में साइड में छोटा सा एक कट मारा, और वहां पर ग्लास का एक छोटा सा पाइप ऐसे वेल्ड कर दिया। अब यहां पर आप कोई सिलेंडर के पाइप के थ्रू हाइड्रोजन गैस भेज सकते हैं या कोई गैस भेज सकते हैं, तो हमें कौन बनाना है? एसएचई। तो कौन सी गैस भेज रहे हैं? और ये काम बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको उस गैस का प्रेशर कॉन्स्टेंटली 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है। आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर से जिस दिन आपने लगाया था सिलेंडर वहां पर, उस दिन से आखिरी दिन तक लगातार उसका प्रेशर घटता ही जा रहा है। समझ रहे हो या नहीं? तो कोई बीच में स्टेबलाइजर जैसी चीज आ जाए, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, तो बात बन जाए कि वो पीछे से प्रेशर को हर बार थोड़ी थोड़ी देर बढ़ा के वन एडजस्ट रखे। तो महंगा काम, समझ गए क्यों? अब एक बीकर लिया गया, उस बीकर के अंदर 1 MSCl भर दिया गया, इतना कि फॉयल उसमें डूब जाए। तो दिस इज 1 MSCl एंड द टेम्परेचर ऑफ होल ऑफ द सेटअप इज 298 केल्विन। तो ये साहब क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एसएचई। दादागिरी दिखाते हुए इसका रिडक्शन पोटेंशियल मान लिया गया 0 वोल्ट्स। जैसे दादागिरी दिखाते हुए उस मेटल ब्लॉक का वेट मान लिया गया 1 kg आ गया। तो ये उसके रेस्पेक्ट में 50 टाइम भारी थे, तो इनका नाम नहीं, इनका वेट 50 kg, यही तो था किस्सा। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसका पोटेंशियल क्या माना, ये एनोड का काम कर सकता है या कैथोड का? नहीं पढ़ाया था कल? कोई भी हाफ सेल
एनोड भी हो सकता था और कैथोड भी, डिपेंडिंग आपने उसे दूसरे किस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा है। अब तो याद आ गया। फोटो वोटो बन गई, बनानी हो तो बना लो सर। अब इन्होंने दुकान खोल ली है, दुकान के बाहर बोर्ड लगाया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर डिटरमाइंड हेयर, और अंदर क्या लेके बैठे हैं, एक SHC। वो बराबर वाले साहब आए जिंक नाम का हाफ सेल लेके, यानी क्या लेके आए होंगे, बोलो जल्दी। एनोड। अरे एक बीकर लेके आए होंगे जिसमें जिंक की रॉड होगी और वो डूबी होगी 1 MZnSO4 में, और उसका टेम्परेचर होगा, और ये लेके आ रहे हैं मुंह लटकाए हुए कि जी जरा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दो। मैं तो पता लगा नहीं पा रहा, कल के लेक्चर से समझ गया, मैं पता लगा नहीं पा रहा। सुना आपके पास जादू है, आप निकाल देते हो। इन्होंने फौरन इनसे लिया और लेकर ये वाला सेटअप जोड़ा। बीच में क्या लगा, क्या लगा, बल्ब। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल मेजर करने के लिए क्या लगा, और यहाँ पे सॉल्ट की पुलिया। याद आ गई, फौरन यहाँ रीडिंग आई, और आपको याद रखनी है दो रीडिंग्स, एक जिंक के केस की और एक कॉपर के केस की, बस और कोई नहीं। अब जिंक को इन्होंने इधर क्यों रखा, ये उधर भी तो रख सकते। अब इधर ही क्यों रखा, उधर क्यों नहीं रखा, तो 10th क्लास की केमिस्ट्री निकल के आई कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और 12th क्लास की या कोई 11th क्लास की केमिस्ट्री निकल के आई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड पर उसे रखते हैं जो एनोड होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लोन। ऑक्सीडेशन उसका होगा जो जो मोर रिएक्टिव होगा, हाँ या नहीं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। लिंक बन गया सारा। अब फौरन ही एक रफ पेज उठाएं, जिनको पैसे लेने हैं किस काम के, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के देने के, और उस पे ये लिखें क्या, बोलो सर आ रहा है या नहीं। क्योंकि अब ये सेल है, एनोड की जगह किसको रखना है, हाइड्रोजन को, कैथोड जिंक को, और कैथोड की जगह किसे रखना है, और फॉर्मूला था कैथोड माइनस, डन। यहाँ क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, एक बहुत ही बढ़िया बात बोलूंगा, जागते रहना बस, बुक में नहीं लिखी किसी में। E0 Zn2 प्लस स्लैश Zn इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 0.76 वोल्ट। तो अब आके इन्होंने बोला कि जी आपके जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, और साथ में अपनी एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं, उसमें भी लिख दिया कि दोबारा कोई और आ जाए तो उसे कहेंगे तू यहीं बाहर ही बैठ, मैं अभी अंदर निकाल के लेके आता हूँ। अंदर जाके 10 15 20 मिनट खाली बैठ के चाय वाय पी के बाहर आएंगे, बड़ी देर लग, मेहनत लग गई, -0.76 वोल्ट। समझ गए मेरी कहानी का क्या मतलब है, बदलता रहेगा क्या, जिंक का तो यही रहेगा क्योंकि इसका 0 ही रहेगा। अब कोई दूसरा बंदा भी लेके आए तो उसमें जिंक आयन की कंसंट्रेशन 1 m होगी और टेम्परेचर 298 होगा, तभी तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कह सकते हैं। तो फिर तो वैल्यू सेम ही आनी है। अब इनकी दुकान चल पड़ी है, ये बराबर वाले साहब आए कॉपर इलेक्ट्रोड लेके, स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड लेके कि जरा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दो। इन्होंने क्या किया, इधर चमकाया उसे, ये कॉपर है, ये कॉपर आयंस है। कॉपर का जरूरी नहीं कॉपर सल्फेट नाम का सॉल्ट, कोई और सॉल्ट भी हो सकता है, बस वो वाटर, और डिजोल्व होने के बाद कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन 1 m बनती होनी चाहिए, और टेम्परेचर। अब इन्होंने इसको इधर से डिस्कनेक्ट किया होगा, साथ में नहीं जुड़ा, अपनी फिगर बनाते हुए साथ में मत जोड़ लेना। ये सॉल्ट ब्रिज उठा के वही वाला या दूसरा, फॉर्म पर रीडिंग आ गई होगी, रीडिंग कितनी याद रखनी है कि हाँ बोल रहा हूँ बार बार, दो याद रखनी है बस मुझे, जिंक की और कॉपर की। फिर ये फॉरन पेपर उठाए और इस बार क्या करे, E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कॉपर माइनस E0 ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो। इधर कॉपर क्यों रखा था 10th क्लास, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। इधर वैल्यू 0.34, E0 Cu2 प्लस स्लैश Cu माइनस 0, हाइड्रोजन का 0, क्या निकल के आया, E0 ऑफ Cu2 प्लस स्लैश Cu इज इक्वल टू प्लस का 0.34 वोल्ट।
कोई लेड इलेक्ट्रोड, कोई कोई सिल्वर इलेक्ट्रोड, कोई गोल्ड इलेक्ट्रोड, कोई आयरन, कोई निकल, कोई क्रोमियम लेके आए जा रहे हैं और ये सब उनका पोटेंशियल्स निकालते जा रहे हैं और एक डायरी मेंटेन करते जा रहे हैं। फिर जब इन्होंने 20 30 50 के पोटेंशियल्स निकाल लिए, इनके मन में आया कि क्यों ना इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज में लगा लिया जाए। तो जब इन्होंने उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज में लगा दिया तो एक सीरीज तैयार हो गई। उस सीरीज का नाम हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिख रहे हैं, फिर वो मजेदार वाली बात पे पहुंचेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉपी कर लो जिनका रह रहा है। अब याद करके देखो, डेनियल सेल में ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या लिखूं, ई नॉट ऑफ, कैथोड का नाम बता सकते हो ना, डेनियल सेल है तो कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ, कॉपर का स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल अभी अभी क्या आया, 0.34 वोल्ट्स। जिंक का कितना आया, -0.76 वोल्ट्स। अब जिंक पे तो ऑक्सीडेशन हुआ था, जिंक तो एनोड था, उस पे तो ऑक्सीडेशन हुआ था, उस पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया होगा, लिखा क्या, क्योंकि कन्वेंशन है इस फॉर्मूले में, कैथोड माइनस एनोड वाले फॉर्मूले में कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही रखा और एनोड का भी। कोई दिक्कत इस बात में, थोड़ा कंफ्यूज करूं। जब मैं 11th, पहले चैप्टर 11th में होता था, देखो तुम्हारा लेवल कितना बढ़ गया। जब मैं 11th में होता था तो फॉर्मूला, अभी आपको तो ये पढ़ाया जा रहा है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जब मैं 11th में था तब मुझे फॉर्मूला इन्होंने पढ़ाया था ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। और ईमानदारी से चैप्टर जीरो, मेरा जीरो डबल जीरो, कुछ नहीं आता चैप्टर में। इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में से कोई क्वेश्चन फंस गया तो ठीक, इधर से कुछ फंस गया तो जीरो। अब ये क्या था, तो उस टाइम पे कैथोड पे रिडक्शन होता है तो कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखते थे, और एनोड का तो इसी काम में खेलते रहते थे। ई नॉट वैल्यू दिया ही, पहले तो देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, या अगर वो मान लीजिए एनोड वाले मटेरियल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना देके रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो पहले उसे, अब ये दोनों फॉर्मूले सच में सेम है क्या, सच में तो सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें तो क्या रखते थे और इसमें क्या लिखते हैं। अब जरा सोच के देखो, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाने के लिए क्या किया होगा, तो उसकी माइनस वाली वैल्यू और वो वाला माइनस वापस वही बन जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट दोनों से सेम ही आएगा। लेकिन वो एक सरदर्दी थी कि किसका क्या रखना है, किसका कौन सा वाला पोटेंशियल दिया है। दोनों का, जिसका रिडक्शन रखना है उसका क्वेश्चन वाले ने ऑक्सीडेशन दे रखा है, और जिसका ऑक्सीडेशन रखना है उसका, फिर पहले दोनों की वैल्यूज का साइन चेंज करो फिर डालो। अब क्या, कोई सरदर्दी नहीं, क्या देगा, सिर्फ एंट्रेंस वाला घुमा सकता है अभी कि किसी का ऑक्सीडेशन या दोनों को। तो एक बात देख लेना, कैसे देखना सिखा दिया कि ये इसमें बदल रहा है तो, और अगर Cu/Cu2+ होता तो क्या पढ़ते, Cu बदल रहा है Cu2+ में, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी, तो एंट्रेंस में तो एक बार को फिर भी पढ़ लेना, कभी वो घुमा दे तो बदलना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा, एंट्रेंस हो चाहे कुछ हो। यहाँ भी क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ भी क्या रखना है। ठीक है, कितना आया, तो मुझे रट गया, लगभग रट जाएगा लगभग, कि डेनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। आ गया, लिख लेना फॉर डेनियल सेल। अब वो मजेदार बात है जिनको वाकई पढ़ने में मन लगता है, उनके काम की चीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन नहीं लिखी हमने अभी, हेडिंग बना लेना जिनका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखिए, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, पहले सुन लो बाद में लिखना। ई नॉट H+/H2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट, सबको पता। मुझे सीरीज याद नहीं है ईमानदारी से, ना मुझे याद करने की जरूरत है, बस मुझे इतना याद है जितना मैं आपको सुना रहा हूं। पहली बात तो ये देखो, चार्ज से न्यूट्रल, चार्ज से, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स। ये चार्ज से नहीं, न्यूट्रल से चार्ज, तो ये क्या है इसका मतलब, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो हाँ या नहीं। अरे F2 बदल रहा है F नेगेटिव में, यानी इलेक्ट्रॉन खा रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी क्या है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि फ्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन है ये भी। सारी बुक्स में बहुत कोई एक दो छोड़कर ये उल्टा छपा हुआ है, पॉजिटिव ऊपर और
यानी उसने लिखा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैं लिख रहा हूं इन, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे 10th में मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर सिल्वर गोल्ड है, तो यहां पर ये जीरो है, यानी इसके नीचे वाले सब पॉजिटिव रहे होंगे या नहीं। कॉपर का भी क्या आया, प्लस, तो कॉपर इससे नीचे आएगा। अगर बुक्स वाला छाप दूं तो हाइड्रोजन के कॉपर सिल्वर गोल्ड ऊपर जा रहे होंगे, और सोडियम मैग्नीशियम जैसे, तो बार बार मेरे दिमाग को एक ट्विस्ट और मारना पड़ा करेगा या नहीं। अब मुझे ट्विस्ट मारना नहीं पड़ता कि जो 10th वाला है वही मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, बस मैंने क्या ध्यान है उसके हिसाब से मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है। सबसे वाले वाले ऊपर वाले की ई जीरो वैल्यू सबसे छोटी है। थोड़ी गड़बड़ बात बोल रहा हूँ अगर बहुत हाई लेवल पे या डेप्थ में केमिस्ट्री जाके बोलूं, लेकिन मोटे तौर पे ऊपर कौन होता था 10th में, मोर रिएक्टिव मेटल, यानी जो इजिली इलेक्ट्रॉन देता था, यानी जो इजिली ऑक्सीडाइज होता था। तो जो जितना इजिली ऑक्सीडाइज होगा, जो जितना रिएक्टिव मेटल होगा, उसकी जीरो वैल्यू उतनी कम होगी। हालांकि लिथियम में गड़बड़ है, कुछ और बातें भी हैं, लेकिन मान लो आप इस फंडे से आपका काम बढ़िया चलेगा। आया, तो जितना रिएक्टिव मेटल ई जीरो वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं, उतनी कम। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, यानी आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, और आसानी से ऑक्सीडाइज होता है यानी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो जितना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी जीरो वैल्यू उतनी कम होगी। जो जितना इजिली ऑक्सीडाइज होगा, उसकी जीरो वैल्यू उतनी, जो जितना रिएक्टिव मेटल होगा उसकी जीरो वैल्यू उतनी। तीन बातें समझ आ गई, पकड़ लिया नहीं। जो जितना कम रिएक्टिव है वो मेरी 10th की रिएक्टिविटी सीरीज में उतना नीचे है, मेरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी वो उतना नीचे ही है, उसकी जीरो वैल्यू उतनी ज्यादा है। जो जितना इजिली रिड्यूस होता है, हालांकि मेटल रिड्यूस नहीं होते, मेटल पे नेगेटिव थोड़ी आता है, लेकिन फिर भी जो जितना इजिली रिड्यूस होता है वो उतना नीचे है। जो जितना इजिली ऑक्सीडाइज होता है वो उतना, तो जो जितना इजिली रिड्यूस होता है वो उतना नीचे है। रिड्यूस होता है तो कौन सा एजेंट, तो जो जितना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो, और अगर थोड़ी बहुत भी 11 शिद्दत से बड़ी होगी, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग एलिमेंट्स, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, मोस्ट और बातें भी हैं लेकिन रॉ बिल्कुल, और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किस चक्कर में, कि मैं लोगों का इलेक्ट्रॉन छीन लूं, और इलेक्ट्रॉन छीन लूं तो खुद क्या हो जाऊं, रिड्यूस, यानी मैं क्या हो गया, बढ़िया। नहीं आया पकड़, तो ये चमका लेना इसी तरह से, इसी पैटर्न पे, और कुछ भी पहचान बनाना वो आपका, कि आपके दिमाग में छप जाए। तो वो वाली कहानी पे आते हैं, उसने बोला मैंने एक सेल बनाना है निकेल और क्रोमियम को, दो हाफ सेल्स को लेके। अब मुझे नहीं पता किसको कैथोड किसको एनोड, कॉपर और जिंक का तो मुझे पता चल गया था, क्योंकि जिंक और कॉपर। अगर वो कहे जी मुझे मैग्नीशियम का और सिल्वर का बनाना है, मैग्नीशियम ऊपर 10 से समझ आ रहा है, और सिल्वर क्योंकि नीचे के मैंने चार ही तो पढ़ाए थे, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। बोला था मरकरी भी होता है नीचे का, ध्यान रखना चाहो तो, नहीं तो काम चल जाता है इतने में। लेकिन उसने बोला निकिल और क्रोमियम, तो अब निकिल क्रोमियम कहाँ होंगे, दोनों ही ऊपर होंगे। अब उन दोनों में भी कौन ऊपर कौन नीचे मुझे याद ईमानदारी से नहीं है। और उसने कहा जी निकिल और क्रोमियम में हाफ सेल, दो हाफ सेल्स लेके सेल बनाना है, तो फिर क्या करूं। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में ई नॉट वैल्यूज दी आएंगी। तो जैसे मुझे साथ में ई नॉट वैल्यू दिखी, जिसकी ई नॉट ज्यादा होगी उसे, क्योंकि ज्यादा वाला और बड़ा कम वाला ऊपर, तो हाइड्रोजन के नीचे ऊपर नहीं कह रहा हूं, आपस में ऊपर नीचे, और जो जितना नीचे को होगा उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। हाँ या नहीं भाई, मान लो यहाँ वाले का 1 मिनट के लिए किसी का -2 वोल्ट है, और यहाँ वाले का किसी का -0.2 वोल्ट है, तो कौन बड़ा, कौन बड़ा, -0.2 बड़ा या नहीं। तो इसको कैथोड बनाऊंगा, तो इसको अब क्या वैल्यू बनेगी, 0.2 माइनस ऑफ -2 रिजल्ट। और ई सेल हर हाल में पॉजिटिव आना चाहिए, तभी सेल रिएक्शन भेज दिया था लिखवा के या नहीं। तो क्या लिख रहे हो, बढ़िया इंपॉर्टेंट बात, फॉर सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस ई सेल शुड बी पॉजिटिव। ये लाइन लिख गए थे या नहीं, लिख गए थे, तो रहने दो, फिर इसको मत लिखो, दूसरी तरह बात लिख लो। द इलेक्ट्रोड विद
हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल एक्स एज कैथोड, इलेक्ट्रोड विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल एक्स एज, समझ गए? दो में से जिसका भी ज्यादा होगा वो वाला, क्योंकि ऐसा करने से ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। डन। अब एक बंदा एक बार जिद पे अड़ गया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने 0 क्यों माना, मैं तो 10 वोल्ट मानूंगा। मान ले भाई, तो उसने हाँ मान लिया 10। तो इस सेल के सेटअप को पता है क्या, इसका 10 मान रहे हो या 20 मान रहे हो या 25 मान रहे हो, डिफरेंस की वैल्यू तो यही आएगी। कॉमन सेंस काम कर रही है। मैं फॉर्मूले पे जाऊं, अब मान लीजिए इन्होंने 10 माना हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, और 10 रखने से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.24 वोल्ट प्लस में आ जाएगी क्या। तो मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसमें आज की डेट में जिंक की वैल्यू क्या छपी हुई है, -0.76, सारी दुनिया की किताबों को क्या छापनी पड़ जाएगी जिंक की, हाँ या नहीं। अब उसमें आ जाओ, यहाँ पे भी क्या रखेंगे फिर, और ऐसा करने पे ये वैल्यू 0.34 वोल्ट के बजाय 10.34 वोल्ट बन जाएगी या नहीं। और जब ऐसा कुछ कर चुके होंगे और फिर कहा जाएगा जरा डेनियल सेल की निकाल दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉपर की जगह 10.34 वोल्ट्स और जिंक की जगह, मजे आ गए। आगे आप समझ। तो कुछ भी मान लो, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके हिसाब से इंडिविजुअल वैल्यूज तो चेंज हो जाएंगी, लेकिन जब भी किसी सेल का निकालेंगे वहीं आ जाया करेगा, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी बात कल करते हैं सर। अब कल के बाद ही आपके पास काम करने के लिए शुरू होगा इस चैप्टर का, तो आप इसलिए थोड़ी सी अपना ये थ्योरी स्ट्रांग कर लो इसकी। बार बार फंडा दिमाग अपने आप से बना पा रहा है या नहीं भाई, ऊपर वाले के साथ क्या हुआ था, अच्छा ऊपर वाला तो पॉजिटिव था, नहीं ऊपर वाला तो शायद नेगेटिव था, अच्छा लेकिन वो 10 से मैच कर रहा था, यानी उसकी रिएक्टिविटी, तो जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, वो उतना इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और वो उतना बढ़िया। ठीक है।